हम बात कर रहे हैं जो बच्चे आत्म केंद्रित कहलाते हैं या उन्हें हिंदी में स्वपरायण भी कहते हैं और इंग्लिश में उन्हें ऑटिज़म से पीड़ित बच्चे कहा जाता है। इसे पूरी तरह अगर कहें तो ASD यानी कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। दिस इज़ अ disorder which is behavior disability, which is a developmental disability caused by brain disorder। ये एक मस्तिष्क की विकलांगता है। इसमें बच्चे सामाजिक तौर से, व्यवहारिक तौर से सक्षम नहीं होते हैं। इसमें कई तरह की कमजोरियां रह जाती हैं। ये बोलना बहुत धीरे से सीखेंगे और भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता और बहुत कम बोल पाते हैं। ये चलना बहुत देर से सीखेंगे। कुछ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हिलते रहते हैं। कुछ बच्चे खाना खाने में परेशान होते हैं, उन्हें जो अच्छा नहीं लगता उसे फेंक देते हैं। और कुछ बच्चे काफ़ी सारी थेरेपीज़ के बाद बहुत ही अपने आप में सुधार कर पाते हैं। जिस तरह से स्कूल्स और डॉक्टर्स आपकी हेल्प करें, उस तरह से उनकी हेल्प लेके उन बच्चों को कुछ हद तक सक्षम बना के उनका जैविक जीवन अच्छा करने की कोशिश करते रहना चाहिए। मुझे पता चला है कि आपकी बेटी ऑटिज़म से पीड़ित है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब वो पैदा हुई थी, आपकी उम्र कितनी थी? मैं काफ़ी यंग मदर थी। सो जब उदिति पैदा हुई थी मेरी उम्र 21 साल थी, 21। और जब आप प्रेग्नेंट थी, जब गर्भावस्था की अवस्था में थी, तो आपके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं घटी या फिर आप कहीं ऐसी जगह तो नहीं थी कि जहाँ बहुत सारा प्रदूषण था, या फिर आप ऐसी जगह तो नहीं थी कि जहाँ कुछ कारखाने थे जिससे जहरीली गैसें निकलती हों, विषैली गैसें निकलती हों जहाँ से, या फिर कहीं आप कुछ गिर गई हों, या फिर आप कुछ बहुत ज़्यादा तनाव से गुजर रही हो अपने फैमिली के कारण, अपने परिवार के कारण? हाँ, तो अनीता, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये क्वेश्चन किया। तो आपने पूछा कि मेरी प्रेगनेंसी गर्भावस्था में मतलब एनवायरनमेंट कैसा था। ऐसा बिल्कुल नहीं था, राइट। मैं अपने वापस अपने माँ के यहाँ थी एंड ऑफ कोर्स मेरे घर में फैमिली बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज पहले मेरी जनरेशन में पहली बेटी हूँ और मेरा बच्चा आने वाला था। सो जो माहौल था वो बहुत ही खुशनुमा था। एवरीबडी वाज एक्साइटेड एंड जब मेरी डिलीवरी हुई वो वुडलैंड्स नर्सिंग होम में हुई, विच इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट नर्सिंग होम्स इन एशिया। सो मैं जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं हमें, मैं ये बताना चाहती हूँ कि दैट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल। ठीक है, तो ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है? नहीं, ये कल्पना नहीं है। ऑटिज्म मल्टी फैक्टोरल है, ठीक है। इट कैन हैपन थ्रू, ये जो आपने एक रीजन बोला, ये भी एक कॉज हो कारण सकता हो है, सकता है, बट ये ही कारण नहीं है। यस। कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि शायद माता बहुत मोटी थी। आप मोटी तो नहीं थी उस समय? आई डोंट थिंक सो। हाँ, तो आपको आपकी बच्ची के बारे में कब पता चला, कब एहसास हुआ कि ये शायद सामान्य बच्चों की तरह नहीं है? मुझे बहुत जल्दी पता चल गया अच्छा। था नीता, बिकॉज मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ, अच्छा। राइट। तो माइलस्टोन्स को ऑब्वियसली एज अ न्यू मदर मैं बड़ा फॉलो करती थी। जब मेरी गुड़िया 6 महीने की थी, मैंने एक चीज़ नोटिस किया। सबसे पहले जब बच्चा जो सीखता है वो अपनी माँ की गोद पहचानता है। मेरी गुड़िया नहीं समझती। अच्छा। क्योंकि जब मैं उसको किसी और को देती थी ना वो रोती थी। अच्छा। जब मैं उससे काफ़ी थोड़ा सा लंबे अरसे, मतलब 15 मिनट या कहीं मैं बिज़ी रहती थी, ना वो मेरे लिए रोती थी।
तो ना ही उसको, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी या स्ट्रेंजर एंजाइटी, सेपरेशन यानी माँ से सेपरेट Correct. होना, और स्ट्रेंजर एंजाइटी यानी कि किसी नए के दोस्त पास में जाके वो पहचानना। तो आई थिंक ये यूडी में नहीं था। तो ऑब्वियसली मैंने अपनी माँ से पूछा, तो मेरी माँ ने कहा कि वो तुमने साइकोथेरेपी किया है ना, तो ऐसा कुछ नहीं ज्यादा है, सोचती हो। ज़्यादा सोचती हो, तो कुछ नहीं है। सो ये कुछ नहीं करते करते मेरी यूडी बढ़ती रही, और जब वो 18 महीने की हुई, इट वाज वंटिनीता की ड्राइंग रूम में ना वो खेल रही थी और मैं उसे देख रही थी, और मेरे दिमाग में ये थॉट आया, दिस इज ऑटिज्म स्टेरिंग राइट एट मी इन माई ड्राइंग रूम। सो मेरे हर एक सेल, हर एक अंदर से जो आवाज़ है वो मुझे झंझोर रहा था कि ध्यान से देखो, आपके बच्चे में कुछ तो डिफरेंस है। जन्म के समय वो रोई थी जैसे हर बिल्कुल। नॉर्मल बच्चा रोता है। बिल्कुल, एपगार स्कोर सही थे, इमीडिएट बर्थ क्राई था, उसका वेट भी बहुत अच्छा था। सो लाइक आई सेड कि कभी कभार ऐसी घटनाएं होती हैं, मल्टी फैक्टोरल है, सो इट कैन बी हेरिडिटरी, इट कैन बी एनवायरमेंटल। कहीं हम ग्रहण को दोष तो नहीं दे सकते। वेरी नाइस, आई एम ग्लैड आपने ये पूछा। सो जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो वो ग्रहों का भी कुछ शिफ्ट था, आई थिंक चंद्र ग्रहण अच्छा था। तो मुझे बोला गया था कि जो मेरा टमी था उसको गेरू से कलर अच्छा। करके और मुझे लेटे रहना था। अच्छा तो मैंने ये बिल्कुल किया, अच्छा एंड फिर भी ऑटिज्म हुआ। पर जब दूसरी बार मेरी छोटी बेटी होने को थी तब भी मुझे ये सब बोला गया, और नीता मैं आपसे बताऊं, मैंने ये सारी चीज़ें बिल्कुल फॉलो नहीं की, वो नॉर्मल है। मेरा अगला प्रश्न यही था कि एक बच्चा जब असामान्य होता है, नॉर्मल से कुछ अलग होता है, जैसे वो ऑटिज्म से पीड़ित है, तो आपको दूसरा बच्चा करने में भय लगा, आपको डर लगा, आपने डॉक्टर से सलाह ली कि मुझे दूसरा बच्चा पैदा करना चाहिए या नहीं? आपके पति के साथ आपकी बातचीत हुई कि हमें जाना चाहिए दूसरे बच्चे के लिए या नहीं जाना चाहिए? तो आपने उसका डिसीजन कैसे लिया? भय था, बहुत ही डीप रूटेड फियर था, एंड इस कारण हम वेट किए। वी वेंट टू मेनी डॉक्टर्स, हमने अपना जीनियोलॉजी टेस्ट करवाया। जब रिपोर्ट्स आई, डॉक्टर ने कहा येस यू कैन गो फॉर अ सेकेंड चाइल्ड, बट देयर इज़ अ 20% चांस कि ऐसा रिपीट हो सकता है। अच्छा। आई फेल्ट कि जब मैं यूडी से इतना प्यार करती हूँ, इन स्पाइट ऑफ द ऑटिज्म, अगर दूसरा बच्चा आएगा तो मैं उसको भी प्यार करूँगी। एंड आई एम सो ग्लैड कि फिर प्राणिका आ गई, और वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल सामान्य। बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों बच्चियाँ आपस में किस तरह से व्यवहार करती हैं? आपस में इन दोनों का मेल जोल, हंसना बोलना, खाना पीना एक साथ, या फिर समझना एक दूसरे को? आपकी छोटी बेटी अपनी बड़ी बहन को किस तरह से समझा सकती है या संभाल सकती है, या फिर वो दूरी बना के रखती है? वो उनका दोनों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसे है? आई थिंक प्राणिका जो मेरी छोटी बेटी है, समझ इतनी है कि शी इज़ वेरी वेरी नेचुरल, वेरी इजीली प्लेस्ड। अभी तो छोटी है। हाँ, बट with people with autism, and also जो अपनी बहन के साथ वो टाइम स्पेंड करती है, मुझे काफ़ी बार लगता है कि काश पहले आ जाती, बिकॉज जब दोनों बहनों को मैं साथ देखती हूँ खेलते हुए, टाइम स्पेंड करते हुए, वो बहुत ऑर्गेनिकली वो रिलेशनशिप डेवलप करता है, जिस तरीके से किसी भी दो बहनों की रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। तो हाँ, खेलते हैं साथ, बहुत लड़ते हैं, और अच्छा। मैं लड़ने देती हूँ। अच्छा। और मैं लड़ने देती हूँ बिकॉज ये भी हिस्सा है, बिल्कुल, ये भी हिस्सा है बड़े बिल्कुल, होने का। बिल्कुल। सो आई थिंक या तो आपकी बेटी अब आपको पहचानती है और आपको क्या कह के बुलाती है? जिसको ऑटिज्म है वो आपको वो नॉन वर्बल है,
अच्छा तो शी डजंट स्पीक, अच्छा बट शी नोज, शी आइडेंटिफाइज, उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज यानी कि समझ के जो अच्छा काम करना है वो काफ़ी हाई है। सो उसको पता है, घर के सारे परिवार के लोग जानती हैं कि माँ कौन है, अच्छा। पापा कौन है, प्राणिका कौन जब घर है, से बाहर नानी। जाती है या घर के अंदर आती है तो रिलेशनशिप को समझ के मिलती है अपने क्लोज या रिलेशनशिप्स, अपने स्कूल के लोग, अच्छा अपने टीचर्स, अपने अच्छा इंस्ट्रक्टर्स, सभी अच्छा को पहचानती है। अच्छा। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे जब उसको स्कूल भेज रहे हैं तो पाठशाला जाने से उनमें एक सुधार आता है, एक उनकी ग्रोथ होती है? जो बच्चा ऑटिज़म से पीड़ित है वो सिर्फ घर में रहता है और एक बच्चा जो स्कूल जाता है, पाठशाला जाता है, दूसरे बच्चों के साथ उठता बैठता है और उसमें और जो बच्चा स्कूल नहीं जाता है, ऑटिज़म से पीड़ित है, उन दोनों में फ़र्क होता है? बिल्कुल फ़र्क होता है नीता, हुँ। बिल्कुल। बिकॉज़ ऑटिज़्म इज़ जस्ट एन इंसिडेंस। सो आई थिंक किसी भी इंडिविजुअल का ये हक है कि उसका एक डेवलपमेंट हो, उसका विकास हो, और एजुकेशन पे हर किसी का हक है। तो मैं पेरेंट्स को डेफिनेटली, जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि अगर ऑटिज़म है बच्चे को तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम बच्चे को स्कूल भेजें। तो उन्हें स्कूल कहाँ ढूँढना चाहिए? मतलब जिनको पता नहीं है कि इस तरह के स्कूल भी हैं, उनको ये पता नहीं है कि इस तरह के हॉस्टल्स भी हैं जो ऑटिज़म के बच्चों को हम हॉस्टल में भी रख सकते हैं। तो उन माता-पिता को कैसे समझ में आएगा, कैसे पता चलना चाहिए कि नीता, थैंकफुली हम इस ऐसे ऐसे टाइम्स में रहते हैं जहाँ पे एवरीथिंग इज डिजिटल। तो आई थिंक ये इंफॉर्मेशन बहुत इजी है, राइट? इंटरनेट पे देख सकते इंटरनेट हैं? पे वो देख सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स राइट फ्रॉम द बिगनिंग एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करें। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स हैं और मैं हमेशा कहती हूँ कि पेरेंट्स को सपोर्ट ग्रुप चाहिए, बिकॉज ये जो जर्नी है ये आसान नहीं है और ये अकेले तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आपको हम सफ़र चाहिए, ठीक है? आपको ऐसे लोग चाहिए जो समझ सकते हैं कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि बच्चों के साथ-साथ उनके माता-पिता को भी शिक्षा मिलनी चाहिए कि हमें इन बच्चों को कैसे बड़ा करना है। बिल्कुल, बिकॉज जो पेरेंटिंग आप जानते हो, जो पेरेंटिंग हम जानते हैं, ये हमने कहाँ से सीखा? अपने पेरेंट्स को देख के बिल्कुल। सीखी, सोसाइटी से हमने सीखा। लेकिन ये जो बच्चे ये हैं, बिल्कुल अलग हैं। इनके साथ वो पेरेंटिंग नहीं चलेगी, इनके साथ साइंटिफिक पेरेंटिंग चलेगी। सो पेरेंट को बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को किसी एक ट्रेनिंग में इन्वॉल्व करे, कोई एक पेरेंट ट्रेनिंग करे। उसके बाद एक पेरेंट ग्रुप, जैसे मैंने कहा, सपोर्ट सिस्टम अपना बनाए, एंड उसके बाद जर्नी जो है वो काफ़ी आसान हो जाती है। तो जो इनकी शिक्षा पद्धति है, जो ऑटिज़म से पीड़ित बच्चे हैं, इनको क्या अलग से इनके लिए पाठ्यक्रम बनाया गया है, सिलेबस बनाया गया है? क्या चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं? कुछ मैंने देखा इनके पास कंप्यूटर का रूम भी था, इनका प्ले रूम भी था, इनकी स्पीच थेरेपी का रूम भी था। तो इनकी जो जितनी भी शिक्षिकाएं हैं वो भी शायद अपनी ट्रेनिंग करके आई हैं, अपना प्रशिक्षण लेकर आई हैं, वो स्पेशल केयर वाली प्रशिक्षण से आई हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ स्कूल में, पाठशाला में इनको क्या-क्या सिखाते हैं और ये क्या बच्चे अगली कक्षा में भी जाते हैं? बिल्कुल। तो जो हमारा, जैसे कि आपने कहा कि कोई करिकुलम अलग से बनता है, बिल्कुल बनता है। जैसे कि नॉर्मल स्कूल में एक कक्षा या स्टैंडर्ड का करिकुलम होता है जो कि सारे बच्चे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, जिसको अच्छा। IEP कहा जाता है, यानी प्रत्येक एक बच्चे के हिसाब से, अलग अलग, क्योंकि आपके पास हर उम्र के बच्चे हैं। सो ऑब्वियसली जो इनका करिकुलम बनता है वो एजुकेशन उनके लेवल के हिसाब से, उसके एक specific इंडिविजुअल के need हिसाब। हिसाब से बनती है। अच्छा। बट देर आर ऑल्सो स्टूडेंट्स जो कि नॉर्मल रेगुलर पढ़ाई भी कर रहे हैं, पर उनके लिए हम NIOS जो ओपन स्कूल है वहाँ अच्छा। से हम इनको एग्जाम्स दिलवाते अच्छा। हैं, बिकॉज देन वो अपने पेस पे सीख सकते हैं। अच्छा। सो इट अलाउज देम जो फ्रीडम है कि अपने पेस पे, और सारे सब्जेक्ट्स एक साथ नहीं, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स वो एट रेगुलर इंटरवल्स वो
करते हैं। अच्छा। एंड हमारे कई बैचेस ऑब्वियसली NIS के थ्रू कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा जो पहला बैच है 10th का, हमारे जो बच्चे इस बार अच्छा। मैट्रिकुलेट करेंगे अच्छा। वो इस साल दे आर गोइंग Very टू गिव good. देयर NIS। वेरी गुड। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि बच्चों को, जो ऑटिज़म से पीड़ित बच्चे होते हैं, उनका आहार, जो उनका खाना पीना होता है, उसमें कुछ उनको पौष्टिक आहार अलग से कुछ देना पड़ता है, या प्रोटीन जैसे एक्स्ट्रा, या कुछ, या हम सभी संतुलित आहार खाते हैं तो कुछ उनका अलग से कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं, एब्सोल्युटली नॉर्मल डाइट तो चलता ही है, लेकिन मैं हमेशा पेरेंट्स को ये एडवाइस करती हूँ कि एक एलर्जी टेस्ट कर लें। अच्छा। क्योंकि एलर्जी टेस्ट इज़ ऑलवेज, वो आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। कई बार आप देखोगे, आप हमारे स्कूल आए, आपने कई बच्चों को देखा, बिल्कुल। तो आपने देखा कुछ बच्चे ऐसे रॉक कर रहे हैं, जी। कुछ बच्चे हाथ हिला रहे हैं। जी। तो वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार ब्रेन भूल जाता है कि हाथ कहाँ है, तो ब्रेन एक मैसेज शूट करता है हाथ कहाँ है, तो हम हाथ हिलाते हैं, तो पता चलता है ब्रेन को, अच्छा अच्छा हाथ है, राइट। तो ये जो इंटरनल समझ है कि मेरा बॉडी इस वक्त कहाँ है, इसको कहते हैं प्रोप्रायोसेप्शन। अच्छा। ठीक है। और जैसे आप बैठी हैं, आप गिर तो नहीं रहे हो, आप आराम से बैठे हो, ये जो बैलेंस आप मेंटेन करते हो, इसको कहते हैं वेस्टिब्युलर। तो 5 इंद्रियां नहीं है, 7 इंद्रियां। सेंसरी थेरेपी से या ऑक्यूपेशनल थेरेपी से ये जो 7 इंद्रियां हैं, इसको हम एक जगह करते हैं। सो जब एक जगह होता है तो बॉडी एंड द ब्रेन इज इन टैंडम। और जब ये होता है, जब ये स्टेट होता है, तो ऑब्वियसली बच्चा समझेगा भी, सीखेगा भी, एंड हम बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। सेकेंड, ऑफ कोर्स, स्पेशल एजुकेशन, जिसके बारे में मैं आपको बताया था, वो IP हम क्रिएट करते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लैंग्वेज। सो इसे हम स्पीच थेरेपी नहीं कहेंगे, इसे हम लैंग्वेज थेरेपी कहेंगे, क्योंकि लैंग्वेज वो मीडियम है जिससे कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकती हूँ ऐसे तरीके से जिससे आपको समझ में आ जाए। सो इट नीड नॉट जस्ट बी स्पीच, इट कैन बी रिटन, इट कैन बी विजुअल, इट कैन बी मेनी वेज, एक्शन से भी समझा, कम्युनिकेट हम कर सकते हैं। आज हम आपसे बातचीत हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आपकी जो नॉर्मल डॉक्टर थे जिन्होंने आपकी डिलीवरी की थी, या आप उनके पास जाती रही हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती रही हैं, तो उन्होंने आपको एक बार भी कोई साइन या कुछ इशारा नहीं दिया कि आपका बच्चा नॉर्मल ग्रोथ में नहीं जा रहा है? नहीं मैम, उन जो हमारी गायनी थी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने बताया कि बच्चे में या अल्ट्रासाउंड के वक्त ऐसा कुछ भी उनको नहीं दिख रहा था। अदरवाइज वो हमें, मतलब नोएडा की वन ऑफ द बेस्ट गायनी थी उस समय, तो वो बिल्कुल गाइड करती हैं अगर उनको लगता है कि अलर्ट है या फिर पेरेंट्स को बताना चाहिए। आपको कहीं गर्भावस्था के समय कुछ असामान्य सा तो आपके साथ नहीं हो गया था, या जैसे आप गिर गई हो, या आपने कोई वजन उठा लिया हो, या कहीं एक दूर परिवार में किसी रिश्तेदार को इस तरह की अवस्था हुई हो ऑटिज्म जैसी? तो जैसे कहते हैं ये किसी एक जीन्स में ट्रैवल करता है आनुवंशिक तरीके से, तो इस सब का किसी का ज्ञान है आपको? मैम, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मतलब एज अ यंग पेरेंट आपको पता मतलब यही होता है कि जब आपको पता चलता है कि आप मतलब कंसीव कर चुके हो आप, तो आप बहुत खुश होते हो और एक्स्ट्रा केयर करते हो। जी जी। फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो जी। सब कुछ, आजकल तो बुक्स, इंटरनेट, सब कुछ अवेलेबल है। आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर सब आप अपना पता कर सकते हो। व्यायाम करने को बोलते हैं, स्विमिंग करने के लिए बोलते हैं। बिल्कुल, तो ये सारा कुछ था इंफॉर्मेशन, और हम लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत अच्छी मतलब इंजॉय कर रहे थे वो। तो बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में तो ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं था कि कोई है जिसके बारे में मुझे बताना है अपने गायनी को। और दूसरी बात मैम कि हम क्या खाते हैं, कहीं फर्टिलाइजर या कुछ ऐसा तो नहीं हमारी बॉडी में चला गया कि हमारे, ये सवाल मेरे मन में भी था, बहुत टाइम तक था। बट जब मैंने देखा कि डॉक्टर्स के बच्चे
तो डॉक्टर्स के भी मैंने देखे हैं कि तो बच्चों को इश्यूज इन थे। सब कारणों से ना भी हो, लेकिन ये कारण हम हटा भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी रीजंस हैं जिनको भाई कोई अभी फाइंडिंग नहीं है एग्जैक्ट। तो आपकी जो शिक्षा प्रणाली है, जिस तरह से आप शिक्षिका भी हैं एक, तो आपने पहले तो अपने बेटे को नॉर्मल स्कूल में भेजा था या सीधा ही उसको आपने ऑटिज्म वाले बच्चों के साथ भेजा था पढ़ने के लिए? तब हम शिक्षा प्रणाली पे जाएंगे। नहीं मैम, जब जैसे कि मैंने आपको बताया उसको प्री स्कूल से हमने स्टार्ट किया था, प्ले स्कूल जाता था अभी, फिर वहाँ से ये क्वेश्चन हम बोलेंगे बहुत ही अच्छा आपने पूछा मैम, क्योंकि ये कई पेरेंट्स में ना डाउट होता है कि मुझे मतलब स्पेशल स्कूल का टैग लग जाता है बच्चों के ऊपर, और पेरेंट्स के ऊपर इतना प्रेशर होता है ना, प्ले स्कूल हो गया अब उसको नॉर्मल स्कूल में भेजना है। वो प्रेशर जो था हमारे लिए था एज पेरेंट्स था कि अब अभी को नॉर्मल स्कूल में एडमिशन मिलेगा नहीं, क्योंकि उसका जो माइलस्टोन्स डिलेड है, बोल नहीं पा रहा है, वॉक में भी इशू है, तो अब हमें क्या करना है। फिर हमने नॉर्मल स्कूल में भेजा, इंक्लूसिव स्कूल में भेजा। तो इंक्लूसिव स्कूल नोएडा का बहुत अच्छा इंक्लूसिव स्कूल था, बट वहाँ पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। अच्छा। वो मुझे दिख रहा था, क्योंकि उसके साथ साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। तो मेरे को दिख रहा था कि जो हम पढ़ रहे हैं वो अभी के साथ अप्लाई नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं वो छूट रहा है। तब एक स्टेप लिया मैंने कि नहीं, मेरे को नॉर्मल नहीं, मुझे सिर्फ स्पेशल स्कूल के लिए ही जाना है। तो स्पेशल स्कूल में ये था कि ओवरऑल डेवलपमेंट जिसको बोलते वो स्पेशल स्कूल में हो मिला अविक को, एकेडमिकली भी, और जो इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे वो दोनों चीज़ मुझे स्पेशल स्कूल में ही मिली। तो इसका ये मतलब है कि बच्चों के साथ साथ माता पिता का भी एजुकेटेड होना, यानी उस तरह की शिक्षा को लेना जरूरी है। हमारा हॉस्टल भी है, तो वहाँ के भी बच्चों को कैसे एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो हम अपने बच्चे के लिए चाहते हैं वो वहाँ पे हो, तो ये सारा कुछ हमें बहुत अच्छे तरीके से अपने पूरे दिन को बांटना पड़ता है। तो क्या ये बच्चे अपने आप को अपने दांत साफ करना या स्नान करना, ये शौचालय का उपयोग, ये सब चीज़ें अपने आप समझ पा रहे हैं, आपको बता पा रहे हैं कि इन्हें कब ज़रूरत है? अपने आप ये कपड़े पहन पाते हैं? किस तरह के कपड़े पहन पाते हैं? किस तरह के जूते पहन पाते हैं? किस तरह के फुटवेयर इनको देना चाहिए जो उनको थोड़ा आसानी से ये चल सकें या पहन सकें? देखिए मैम, हम लोगों का एज टीचर्स हम लोग यही चाहते हैं, और एज पेरेंट्स भी, क्योंकि हम दोनों ही हैं तो हम दोनों के लिए ही बोलेंगे। एक पेरेंट और टीचर यही चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो अपने दिनचर्या का काम अपने आप कर सके, कम से कम असिस्टेंट्स के साथ कर सके। क्योंकि आपको जैसे पता है, आपने तो कई बार विजिट किया हुआ है हमारा स्कूल, तो आपने देखा है कि हर तरीके के बच्चे, कुछ बच्चे हैं जो फिजिकली ठीक हैं, हाथ पैर ठीक है, तो वो अपना हमें उसके लिए उनको ट्रेनिंग देनी होती है कि भाई कैसे हमें ब्रशिंग करना है। कुछ बच्चे हैं जो मतलब उनका कैटेगरी अलग है, सीपी चाइल्ड है, तो उनके लिम्स अफेक्टेड हैं, तो उनको हमें ज़्यादा सहयोग के साथ काम कराना पड़ता है, असिस्टेंस के साथ काम कराना पड़ता है। लेकिन उनको ये अवश्य ज़रूर पता है कि भाई सुबह उठना है, मुझे बाथरूम जाना है, ब्रश करना है, नहाना है, ब्रेकफास्ट करना है और स्कूल जाना है। और आपने पूजा भी बताया, वो हाँ, पूजा भी, प्रेयर भी, बिल्कुल, ये हम हॉस्टल में भी करते हैं और स्कूल में भी होता है हमारा। जैसे मॉर्निंग जो होता है हम लोग प्रेयर के साथ, म्यूजिक के साथ करते हैं, क्योंकि म्यूजिक भी एक अपने में ही थेरेपी है, वो काम करती है हमारे बच्चों को। और जैसा कि आप बोल रहे थे कि हर बच्चा ब्रशिंग, अब मैम बहुत ब्रशिंग जो है ना वो बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमारे बच्चों के लिए, सिर्फ क्योंकि हम लोग नॉर्मल इंसान को ये समझ आता है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि इसको करने के लिए हमारा ये हाथ भी यहाँ से शोल्डर को सपोर्ट होना चाहिए, तभी वो कर पाएगा। तो हमें यहाँ पे काम करेंगे तभी ये यहाँ काम हो सकेगा, तो हमें जड़ पे काम करना है। तो जब तक यहाँ पे हमारे ओटी वाले काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, साथ में हम लोग ब्रशिंग कंटिन्यू करते हैं। फिर धीरे करके आप मानेंगे नहीं, मेरे बेटे को ब्रशिंग इंडिपेंडेंटली आया था 12 साल में। अच्छा, लेकिन खुशी की बात ये है कि वो कर पा रहा। बिल्कुल, मतलब हमें छोड़ना नहीं है, हाँ। हमें करवाते रहना, प्रैक्टिस करवाते रहना, रोज नित दिन प्रतिदिन इसको उनको प्रैक्टिस में करवाते रहना है। उसके बाद आपने पूछा कपड़ों का है, कैसे कपड़े पहनते हैं। कई बच्चे हैं जिनको सेंसरी प्रॉब्लम है, तो वो लेबल वाले कपड़े नहीं पहनते, तो हमारे पास जैसे ही आते हैं कपड़े हम लेबल काट देते हैं, जो पीछे टैग लगा रहता है,
तो वो काट देते हैं हम लोग। जी। कई बच्चे हैं जिनको एक प्रॉपर कॉटन मतलब चाहिए, कई बच्चे हैं जो अपने स्लीव्स ऊपर कर लेंगे, अच्छा। आप स्कूल में देखोगे तो इसी वजह से हम लोग ने यूनिफॉर्म नहीं रखा हुआ है स्कूल में, क्योंकि हर बच्चे की अपनी सेंसरी नीड है। जी, जी। वो जिस चीज जी। में कंफर्टेबल, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होगे आप काम कैसे करोगे मेरे बिल्कुल। साथ। तो हर बच्चे की सेंसरी नीड है, लेकिन उनको इंडिपेंडेंट भी बनाना है हम लोगों को। तो कई बच्चे बटनिंग अनबटनिंग नहीं कर पाते हैं, तो ठीक है भाई, हम नई शर्ट पहना रहे हैं, हम बिल्कुल। आपको टी शर्ट पहनाते हैं। बिल्कुल। कई बच्चे हैं जो शूज आजकल मतलब बहुत, वही मैंने कहा ना कि अपग्रेड करते रहना पड़ता है अपने आप को। तो अब शूलेस नहीं शूलेस चाहिए, नहीं करो, स्लिप ऑन्स slip-on वाले दे शूज दिए। आने लग गए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें थोड़ा अवेयर रखना, आंखें खोल के चलनी पड़ती है कि कहाँ से हम लोग क्या अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं जो इनके दिनचर्या में हेल्प कर सके हमारे बच्चों को। पूजा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने हमें बहुत अच्छी तरह सारी बातें बताई अपने बारे में, अपने बेटे के बारे में। तो हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। नमस्कार। आज हमने 2 अभिभावकों से बातचीत की जिनके बच्चों को ऑटिज्म है। उनके बच्चे असामान्य हैं, लेकिन उन्होंने इतनी सहजता और सरलता से हमें सारे जवाब दिए, हमारे साथ मुलाकात की, कि उसे देखकर हमें लगता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए, घबराकर भागना नहीं चाहिए। अगर वो अवस्था बच्चे में आ गई है तो उसे स्वीकारना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम चाहें कि हम इसे गर्भावस्था में रोक सकते हैं, अगर हम उसे कोशिश करें, हम किसी को बड़ी सलाह नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि गर्भावस्था में माता का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा जाए, जैसे कि उन्हें पौष्टिक आहार दिया जाए, उसे किसी दुर्घटना से बचाया जाए, जैसे वो गिर ना जाएं, या फिर उन्हें कहीं पॉल्यूशन वाली जगह पर ना ले जाया जाए। हर समय उनका ध्यान रखना चाहिए, कोई वजन वाली चीज़ ना उठा लें। शराब और सिगरेट का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से बंद रख देना चाहिए उसे। और जिस तरह की सुविधाएं हम उन्हें दे सकें, तनाव मुक्त उनका वातावरण हो और जितना प्यार भरा उनको माहौल मिलेगा, उतने ही संतान अच्छी से अच्छी पैदा होगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम सारी सुविधा देने के बावजूद भी उनका बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित नहीं होगा, ये कहना भी गलत होगा। तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि शायद उसके बावजूद भी हो जाए, क्योंकि ये शायद पुराने कहीं किसी रिश्तेदार में आनुवंशिक तरीके से वो जीन्स ट्रैवल कर रहा होगा और वो इस गर्भावस्था के थ्रू बच्चे में आया होगा। अब अगर हमने स्वीकार कर ही लिया है कि बच्चा असामान्य है या उसे ऑटिज्म है, तो अब इस बच्चे को हमेशा खुश रखने की कोशिश करना चाहिए। इस बच्चे की हर एक मांसपेशियों को मालिश करते हुए या किसी भी तरीके से उसे हमेशा जीवित रखने की कोशिश कीजिए। इस बच्चे को माँ बाप की पहचान नहीं हो पाती है, इस बच्चे को रिश्तेदारी ज़्यादा समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमेशा इसे प्यार दीजिए, हमेशा इसे ध्यान में रखिए कि इसे अकेला कभी नहीं छोड़ना है। जिस तरह से आपको ये मान के चलना है कि हमारा बच्चा सामान्य है और इसकी देखरेख हम ही को करना है। ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं है, ये एक अवस्था है और ये जन्म से होती है और उम्र दराज रहती है। इसे हमें मान लेना चाहिए।